हेलो नमस्कार, दिस इज़ महेश सोनी। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, सबसे पहले मैं आप सबको एक शुभकामना देना चाहूँगा, अग्रिम शुभकामनाएं आपको यूपी जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि पिछले 2 महीने से वो सारे बच्चे जो कि यूपी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे थे, एक घमासान मचा हुआ था यूपी जुडिशरी को लेके, उसका समय अब निकट आ चुका है। जैसा कि आप सबको पता है 12 तारीख का आपका एग्ज़ाम है, परसों यानी कि, तो कल का दिन है। तो वो बच्चे जो कि आउट ऑफ यूपी हैं या फिर आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपके घर से कुछ दूरी पे है, तो आप कल सुबह निकल सकते हो, कल शाम को निकल सकते हो। मतलब कि एक प्रॉपर टाइम गैप वहाँ पे होना चाहिए, आपको वहाँ पहुँच जाना है टाइम से। और क्या क्या वो सारी चीज़ें आपको साथ लेके जानी है, उनके अंदर आपके एडमिट कार्ड हैं, बॉल पेन आपको ब्लैक कलर का लेके जाना है, आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है, ओरिजिनल भी, उसकी फोटोकॉपी भी आपके साथ होनी चाहिए। दूसरा, उसके साथ आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड हो सके तो उसको कलर्ड आप लेके जा सकते हो, अदरवाइज आप जो ब्लैक एंड व्हाइट है वो भी लेके जा सकते हो। उसके अंदर इतना बड़ा कोई इशू आपका नहीं आएगा। उसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको सैनिटाइजर लेके जाना है, मास्क लेके जाना है, 2 फोटो आपको साथ में लेके जानी है, वाटर बोतल आपको आपके साथ लेके जानी है। तो ये सारी चीज़ें आपको साथ लेके जानी है। बाकी जो जनरल इंस्ट्रक्शन होती है एग्जाम को लेके, जैसे कि घड़ी आपकी अलाउड नहीं होती है, या फिर आपकी कैलकुलेटर हैं, अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर आपके कोई कागज़ है, बैग हैं, वॉच वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आपके अलाउड नहीं होंगी, तो उनको अपने साथ लेके नहीं जाना है। तो देखिए, उन सब चीज़ों को एक बार आप एडमिट कार्ड जैसे डाउनलोड करेंगे तो इंस्ट्रक्शन दी गई है, उनको एक बार आप पढ़ लेना ध्यान से। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी दी गई है पेपर के अंदर, तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान से पेपर करना है, अटैम्प्ट भी पूरा। जैसे कि पहला पेपर जो सुबह के सेशन के अंदर है वो आपका जीके का पेपर है, तो जो जीके का पार्ट है उसको लेके क्या हो रहा है, वो टेंशन हो रही है कि किस तरीके से मैं कवर कर पाऊंगा या फिर कवर नहीं कर पाऊंगा, क्या सिचुएशन होगी, पेपर किस लेवल का होने वाला है। तो देखिए, एक रिलीफ तो आप सबको पता है सिलेबस के अंदर कि नो माइनर एक्ट ऐड किए गए थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं अराउंड 50 क्वेश्चन आपके 45 to 50 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अब जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं, मतलब कि अराउंड 100, उनमें से एक पार्ट आपका है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेके, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको लेके सबसे ज़्यादा डर रहता है। आज के सेशन के अंदर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, अराउंड 65 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके यूपी जुडिशरी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक डर खत्म हो जाएगा कहीं ना कहीं आपका। 65 क्वेश्चन आप करने के बाद कहीं कहीं पेपर में बैठने के बाद रियलाइज करोगे, शायद जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, कि एक रिलीफ भरी चीज़ आपको मिल सकती है। तो अगले कुछ समय के लिए आप अपने पेपर को लेके या फिर पेन को लेके आप शांति से बैठ जाइए और ईयरफोन कानों में लगा के सिर्फ सुनते रहिए। सुनेंगे, उससे क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहेंगे, और जो पीडीएफ इन क्वेश्चंस की वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल के लिए जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो एक बार जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं अपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ क्वेश्चंस को लेके। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका बात आती है कि WTO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो आपका जेनेवा में है। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर आता है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर। थर्ड क्वेश्चन है कि वो कौन सा आर्टिकल है यूएन चार्टर का जो कि डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड है, तो वो है आर्टिकल 2 का क्लॉज 7। फिर आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो आपका कॉर्पोरेशन IFC, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो किससे कंपेराइज हैं, तो उसके अंदर आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं, प्रेसिडेंट एंड स्टाफ होता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ये सारे उसके अंदर आते हैं। फिर है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जज होंगे उसकी टेन्योर कितना है, तो 9 ईयर का रहेगा। यूएन कमीशन जो आपका है ह्यूमन राइट का, वो रिप्लेस किया गया था किसके द्वारा, तो वो आपके ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा उसको जो है रिप्लेस किया गया था। फिर है कि यूनिवर्सल जो आपका डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है वॉज एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, किस डेट को इसको एडॉप्ट किया गया था, तो वो आपकी है 10 दिसंबर 1948 को। फिर WTO कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1 जनवरी 1995 का। फिर जो है इंडिया इज द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सिंस, कब से है, 1945 से। फिर है कि विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ द ब्रिक्स, एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ द स्टेट, तो इनमें से कौन सी कंट्री जो है आपकी, जैसे चाइना है, ब्राज़ील है या रसिया है, तो ब्राज़ील, रसिया, इन चीज़ों को, इन कंट्रीज़ को ऐड करके ब्रिक्स बनाया गया है, तो उसके अंदर कौन सी कंट्री नहीं है, तो वो आपकी श्रीलंका उसके अंदर नहीं है। फिर है कि कौन ऐसा है जो सार्क संगठन जो आपका सार्क उसका मेंबर नहीं है, तो वो है आपका सिंगापुर। फिर है कि हाउ मेनी मेंबर आर इन दी सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कितने मेंबर हैं, तो वो आपके होंगे 5 परमानेंट और 10 आपके टेम्परेरी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एट द हेग, हेग में जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो वो आपकी है इंग्लिश एंड फ्रेंच। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज
कंप्लीट सेट ऑफ द सार्क। सार्क संगठन है उसके अंदर कंप्लीट सेट मतलब कि कौन कौन से देश आते हैं, तो वो आपका आता है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल मतलब नेपाल, पाकिस्तान और आपके श्रीलंका। तो इनके अंदर आपके ये मेंबर आ जाते हैं। फिर आपकी बात आती है कि ऑन विच डेट डिड द यूनाइटेड नेशन अडॉप्ट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन को कौन सी डेट को वो आपका एडॉप्शन किया गया था, तो वो है 10 दिसंबर 1948 को। विच कंट्री इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनियन, जो आपकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर, वो आपकी जर्मनी है। फिर हेडक्वार्टर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कहाँ पे है, तो हेग में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो वो आपका ह्यूमन राइट कमीशन है। फिर आपका द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर, किसके लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए उनको जो है इलेक्ट किया जाता है, तो वो आपका है 2 ईयर के लिए। फिर आपका द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो, WIPO, वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो आपका जेनेवा में है। फिर आपके इंटरपोल का मतलब क्या होता है, INTERPOL, तो इसका मीनिंग यहाँ पे दिया गया है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल जो आपकी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से ये है। फिर आपका आता है कि जो आपका UN डे है, यूनाइटेड नेशन डे, वो कब मनाया जाता है, वो ऑब्जर्व आपका कब किया गया था, 24 अक्टूबर को वो बनाया जाता है हर साल। फिर है कि जो आपके विच ऑफ द फॉलोइंग या फिर विच वन ऑफ दीज कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ द बिम्स्टेक, मतलब कि BIMSTEC का मेंबर कौन नहीं है, तो वो आपका मालदीव का मेंबर नहीं है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ द OPEC, OPEC का मेंबर कौन नहीं है, तो चाइना नहीं है। फिर ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन कैन बी सस्पेंडेड फॉर द एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ द मेंबरशिप बाय, किसके द्वारा किया जा सकता है, जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा आपका जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर है उसको सस्पेंड है जो किया जा सकता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन परफॉर्म द लेजिस्लेटिव फंक्शन, कौन सी ऐसी जो आपकी एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जो कि लेजिस्लेटिव फंक्शन को भी परफॉर्म कर सकता है, तो वो आपकी है जनरल असेंबली। 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर एशियन के अंदर, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के अंदर फॉर्म 1967 के अंदर, कि मतलब कि कौन सा ऐसा मेंबर है जो उसके अंदर है, तो थाईलैंड आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ द एशियन, तो वो आपका है थाईलैंड। फिर है हाउ मेनी नेशंस हैड साइंड द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑन द 26 ऑफ जून 1945। 1945 के अंदर 26 जून को यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर है उसको साइन करने वाले कितने नेशन थे, तो वो आपके हैं 51 ए आर्टिकल आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, और यहाँ पे आपके क्या है 51 आपके टोटल मेंबर दिए गए हैं जिन्होंने जो साइन किया था जो यूनाइटेड नेशन है उसके चार्टर के ऊपर। फिर आपका जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इलेक्टेड बाय, किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, तो UN जनरल असेंबली एंड द यूनियन, जो आपका UN अपनी सिक्योरिटी काउंसिल है उनके द्वारा आपके अपॉइंट किए जाते हैं, दोनों के द्वारा। फिर है कि ऑप्शनल क्लॉज विच डिफाइन द कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस originated from which of the following article of the statute of the international court of justice, तो ये आपका आर्टिकल नंबर आपका 36 है कि ऑप्शनल जो क्लोज की बात आएगी तो आपका आर्टिकल 36 में आएगा। नंबर ऑफ जो सार्क है मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ द रीजनल कॉर्पोरेशन है, कंट्रीज के अंदर कितने मेंबर हैं, तो आपके उसके अंदर आपके टोटल 8 मेंबर आपके हैं। फिर आपका जो इंटरपोल था उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, लियोन फ्रांस के अंदर आपका है। फिर है टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द यूरोपियन यूनियन, EU के अंदर आपके यूरोपियन यूनियन के अंदर आपके कितने टोटल मेंबर हैं, तो वो आपके 27 हैं। फिर आपके चाइल्ड ऑफ वॉर किसको बोला जाता है, तो वो बात आपकी कर दी है लीग ऑफ नेशंस को, चाइल्ड ऑफ वॉर लीग ऑफ नेशन। फिर पर्पस ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन दी इज द वर्ल्ड पीस, इट इज ऑब्जर्व बाय, ये किसने ऑब्जर्व किया था, तो ये था केल्सन ने दिया था कि पर्पस ऑफ द यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन का जो पर्पस है वो क्या है आपका, वो आपका है वर्ल्ड पीस, तो ये बात किसने बोली, केल्सन ने। फिर हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ UNO के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल कितने मेंबर हैं, वो आपके हैं 15। फिर है कि व्हाट इज द टर्म ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द UNO के जो आपके UNO के टोटल जो आपके नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल है वो कितने आपके दिए गए हैं टर्म आपके, और 2 ईयर के लिए रखा जाता है। फर्स्ट सेशन ऑफ UNO जनरल असेंबली वाज हेल्ड, कब आपकी हेल्ड करी गई थी, UNO की फर्स्ट जो आपकी सेशन था उसको हेल्ड किया गया था 10 जनवरी 1946 को। फिर आपका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज दी
ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो आपको मैंने शायद पहले बताया था, फ्रेंच और इंग्लिश की बात करी गई है। फिर हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ द सार्क, सार्क के अंदर टोटल कितने मेंबर हैं, 8, पहले आ चुका है। फिर आपका है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपिलेट बोर्ड लोकेटेड, जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आपके हैं उससे रिलेटेड एपिलेट बोर्ड जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो आपका चेन्नई में है, इंडिया में। फिर कि ऑन विच डेट द इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यूएन का मेंबर इंडिया कब बना था, तो वो डेट आपकी है 30 अक्टूबर 1945। फिर आपका बोलते हैं कि फॉलोइंग में से कौन सा ऐसा है जो कि मेंबर नहीं है सार्क का, तो वो आपका है म्यांमार नहीं है। इसके अंदर आपके मालदीव, अफगानिस्तान और भूटान इसके मेंबर हैं। फिर आपके G15 की बात करी गई है, इज एन इकोनॉमिक ग्रुपिंग ऑफ, किसका ग्रुपिंग है, थर्ड वर्ल्ड नेशन का, जो आपका थर्ड वर्ल्ड नेशन है उसका एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग बोला जाता है G15 को। फिर आपकी है कि एमनेस्टी जो आपकी इंटरनेशनल है इज द वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद, कि ये एमनेस्टी इंटरनेशनल आपके किसके साथ डील करती है, तो वो आपके ह्यूमन राइट से डील करती है। फिर आपके मैनिला जो आपका डिक्लेरेशन हुआ था 2012 के अंदर, तो वो किससे रिलेटेड है, वो आपका है मैरिन कोस्ट प्रोटेक्शन से। फिर आपके है कि वेयर इज द सीट या फिर हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो आपका हेग है, हेग के अंदर आपका ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। फिर आपका इन 1945 50 नेशन मेट टू फ्रेज द बेसिक कैरेक्टर फॉर द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन विच वुड सेव सक्सीडिंग जनरेशन फ्रॉम सोर्स, जो आपकी सोर्स ऑफ वॉर है वहाँ से आपको जो बचाएगा, वहाँ से दिस रेफरेंस 2 प्लेसेस एट द सैन फ्रांसिस्को आएगा। फिर आपकी फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को क्या है, तो वो आपकी बात करी गई है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपके कि वेयर आर द, मतलब कि जो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो आपका जेनेवा में है। मतलब मोस्ट ऑफ दी, अगर आपको याद ना आए कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो आपका जेनेवा आ जाएगा, मोस्ट ऑफ द चांसेस के अंदर ठीक हो जाएगा। फिर एक कॉमनवेल्थ जो था वो फॉर्म्ड किया गया था विद किसके साथ, फॉर्मर कॉलोनीज ऑफ दी ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर की जो फॉर्मर कॉलोनीज हुआ करती उनके साथ उनको फॉर्म किया गया था। फिर है कि G15 जो आपकी डेवलपिंग नेशन ग्रुपिंग है उनके कौन कौन पार्ट हैं, तो वो आपके ब्राज़ील, इंडिया और मैक्सिको है, और कौन सा नहीं है, इंडोनेशिया उसका पार्ट है जो नहीं है। G15 का पार्ट कौन नहीं है, इंडोनेशिया नहीं है। फिर आपका है विच ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलरली कॉल्ड एज दी वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक कौन से ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है, तो वो बात करेंगे इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। फिर आपका 54 है हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो भी आपका जेनेवा में है। फिर आपका इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं करता है, मतलब 55 के अंदर, तो बोला गया है कि न्यूयॉर्क के अंदर आपका फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ब्रुसेल्स के अंदर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपका हेग में, और इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो कमेटी है वो भी आपकी जेनेवा के अंदर है। जो विपो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये आपका जेनेवा में है। विच इंस्टीट्यूशन इज एस्टेब्लिश अंडर रोमन, जो आपके रोम स्टेट से जो रोम स्टैट्यूट हैं उनके अंडर में एस्टेब्लिश किया गया था, तो वो कौन सा था, आईसीसी को। फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है, मतलब आईसीसी है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है आईसीसी, मतलब बोले तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो सिचुएट कहाँ पे है, हेग में। हु वाज द फर्स्ट, जो आपका सेक्रेटरी जनरल था यूनाइटेड नेशन का, वो कौन थे, तो वो थे ट्रिगवे लाई, TRIGVELIE। फिर ऑब्जेक्टिव क्या था सार्क का, तो वो बात करता है आपका कि इसके अंदर आपके एक्सेलरेशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रीजन, फिर आपके प्रमोशन ऑफ द कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस की बात करी गई है, फिर आपके प्रमोशन ऑफ द म्यूचुअल असिस्टेंस इन द वेरियस फील्ड की बात करी गई है। फिर आपका बात करता है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द इराक सद्दाम हुसैन हैज बीन ग्रांटेड द स्टैट्यूट प्रिजर्व ऑफ वॉर, तो बात करी गई है जेनेवा ए कन्वेंशन नंबर 3 1949। सार्क हैज इट्स परमानेंट सेक्रेटरीट एट कहाँ पे है, तो ये आपका काठमांडू में है। फिर बात करी गई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेरिकन कंट्री इज द मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ विदाउट बीइंग ए पार्ट ऑफ द फॉर्मर ब्रिटिश एम्पायर, फॉर्मर ब्रिटिश एम्पायर का मेंबर नहीं होते हुए भी कौन सा ऐसा अफ्रीकन कंट्री है जो बाद में अपने कॉमनवेल्थ की जो है पार्ट बना था, मेंबर बना था, तो वो आपका है मोजम्बिक की बात करी गई है, MOZAMBIQUE, मोजम्बिक। फिर आपका WTO का जो हेडक्वार्टर है वो आपका जेनेवा में है, और इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि UNO से रिलेटेड नहीं है, वो आपका है
ASEAN जो है वो उससे रिलेटेड नहीं है, FOA, WHO और LIO जो है वो इनसे रिलेटेड है। तो ये 65 टोटल क्वेश्चन से जो आपके अपने डील करे गए थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जो कि आपके यूपी जुडिशरी के एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इसी जो आपके MCQs की जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जो मैंने आपको पहले बताया था कि इसका जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अब जो टाइम है वो ये समय ऐसा है जिसके अंदर आपको शांत रहने की जरूरत है। एक दिन बीच में गैप रह गया तो आप वहाँ पे शांति से पहुंच जाइए। पहले वाले दिन रात को रिलैक्स होकर सो जाइए, सुबह उठ के अपना आराम से पेपर देना है। उसका जो टाइम गैप है आपका बीच में अच्छा खासा टाइम, अराउंड 2 आवर्स का आपको 2 आवर्स का टाइम दिया गया है, तो उसके अंदर आपको रिलैक्स करना और ऊपर से चीज़ें कुछ आपकी रिवाइज कर लेनी है। अब टाइम ऐसा है, या तो आप इंडेक्स को पढ़ लीजिए, आज आराम से सो जाइए, कल उठिए और दिन में आप अपना ट्रैवल करिए, शाम के टाइम पे रेस्ट कराओ और परसों अपना शांति से जो पेपर देना है। माइंड को सेट रखना है, फोकस होके, गोले गलत भर के नहीं आने हैं। जो पेपर के अंदर आप सर्कल भरोगे उनको गलत नहीं करना। क्वेश्चन कोई भी गलत तरीके से अटेम्प्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे एक से ज़्यादा गोले भर दिए। नेगेटिव और पॉजिटिव वे मैं आपको पहले बता चुका हूँ किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना होता है। मतलब कि आप क्या कर सकते हो कि पेपर के लिए अपना कुछ टाइम बांट सकते हैं कि सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन करूंगा जिनको मैंने ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सारे क्वेश्चन जो मेरे को क्वेश्चन पढ़ते आते हैं उनको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद वो क्वेश्चन जिनके अंदर ऑप्शन पढ़ के ढंग से करोगे, उसके बाद वो जो आपको सोचने पड़ रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग पेपर के अंदर आएंगी। नेगेटिव और जो आपके पॉजिटिव फ्रेमवर्क है पेपर को अटेम्प्ट करने का, उसके अंदर है कि वो कौन सा ऑप्शन है इनमें से जो ठीक हो सकता है, तो हम पॉजिटिव ढूंढ रहे हैं। उनके बाद है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको मैंने कभी सोचा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, मतलब कौन से गलत हैं। तो उनके बाद जो बचेगा लास्ट ऑप्शन पे मार्क कर सकते हो। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपके 2 वे हैं जिनसे कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट जो कर सकते हो। तो गुड लक फॉर एग्जाम।